हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर टॉक शोज की श्रृंखला आयोजित करते हैं, विद्वानों को आमंत्रित करते हैं, खासतौर से जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे लेजेंड मौजूद हैं जिसकी कल्पना मैं सिर्फ सपनों में कर सकता हूं। जी हाँ, इससे पहले कि मैं उनका संपूर्ण परिचय दूं, मैं सबसे पहले उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूं मेरे दर्शक मित्रों। वो हैं श्री त्रिलोक दीप सिंह जी। त्रिलोक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद। सत श्री अकाल। और हमें बेहद खुशी है कि आप जैसा एक लेजेंड, आप जैसा एक वेटरन, आप जैसी एक हस्ती, एक शख्सियत आज हमारे इस कार्यक्रम में, टॉक शोज में मौजूद है। श्री त्रिलोक दीप जी पत्रकारिता की दुनिया के भीष्म पितामह हैं। जी हाँ, इन्होंने जिन लोगों के साथ कार्य किया है वो अपने आप में भारत के लेखन जगत में, पत्रकारिता के जगत में शायद उनका स्थान सर्वोच्च है। हम जिनको आज बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि अज्ञेय साहब हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब, या मनोहर श्याम जोशी, जवाहरलाल कौल, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और लंबी फेहरिस्त है ऐसे विद्वानों की जिनको मैं कई दशकों पहले पढ़ता आया था और अब भी मौका मिलता तो पढ़ता हूं। ये सब श्री त्रिलोक जी के साथ काम कर चुके हैं, या ये कहा जाए कि ये एक ही टीम के हिस्से थे, जहां ये एक तरह से कहा जाए बड़े, नर्चर हुए, ग्रो हुए। श्री त्रिलोक दीप जी की जिंदगी कुछ ऐसी थी कि इन्होंने भारत सरकार की नौकरी की थी, लोकसभा सेक्रेटेरिएट में, 1965 की बात है, और ये तब शायद वहां हिंदी टाइपिंग का काम करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर भारत के एक ऐसे हीरे, जी हाँ, सच्चिदानंद अज्ञेय जी, उन्होंने इनको पहचाना और इनसे कहा कि आप उनके साथ आए। क्योंकि उस समय एक जो पत्रिका लॉन्च हुई थी जिसका नाम था दिनमान, जिसका मैं काफी बड़ा फैन रहा हूं और सालों साल मैंने दिनमान को पढ़ा है। तो वो टाइम मैगजीन और न्यूज़वीक मैगजीन को एक तरह से कहा जाए कि हिंदी में लाने का प्रयास था, और वो प्रयास वास्तव में सफल था, इसलिए क्योंकि जो क्वालिटी, जो गुणात्मक जो चीजें उसके अंदर आती थी, लेख आते थे, वो अपने आप में शायद भारत के लेखन इतिहास में, पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का खंबा है, एक नए आयाम स्थापित करते हैं। त्रिलोक जी उसी खास तौर से जो दुनिया थी दिनमान की, वहीं से उनका जो क्या कहते हैं पूरी दिनचर्या स्टार्ट होती है, पूरा एक जीवन का हिस्सा स्टार्ट होता है, और वो शायद उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा। त्रिलोक जी, हमारा सौभाग्य है कि आपने पहले अज्ञेय जी के साथ में, फिर रघुवीर सहाय, और ना जाने और कितने विद्वानों के साथ काम किया। उनके अनुभव को भी आपने ग्रहण किया और साथ में आपके अनुभव को भी उन्होंने ग्रहण किया। पत्रकारिता की दुनिया में, लेखन की दुनिया में आप एक सर्वोच्च नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। हमारा सौभाग्य न्यूज वर्ड पे आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत ज़्यादा ही कुछ कह दिया मेरे बारे में। मैं एक बहुत सामान्य सा, साधारण सा व्यक्ति हूँ, और ये मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने अज्ञेय जी के साथ काम किया। उन्हें मैं अपना पत्रकारिता का गुरु मानता हूँ, और आज जो कुछ में हूँ मैं पत्रकारिता में, इसका पूरा श्रेय अज्ञेय जी को जाता है। ये थोड़ी सी हमें दर्शकों को बताइए, आपकी यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, आप कैसे, क्योंकि आपका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ था, उस टाइम अनडिवाइडेड जी, इंडिया था। मैं उसे पाकिस्तान नहीं कहता, मैं उसे हमेशा अविभाजित भारत कहता। जी, तो उसी के बारे में फिर कैसे भारत आना हुआ, फिर थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा, शुरुआती जी दिनों के बारे में। हाँ, मेरा जन्म है 11 अगस्त 1935। जी। एक अविभाजित भारत में एक जिला है गुजरात, जी। उसकी एक तहसील है फालिया। तो फालिया में मेरा जन्म हुआ था, जी। और मेरे ननिहाल साथ रहते थे कैलू। तो बहन अपनी माता से एक बार पूछा कि जब मैं पैदा हुआ था तो क्या था। तो हंसी, तो पंजाबी जी। में बोली कि सावन का महीना था,
जी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, शाम का वक्त था, तब तो जी पैदा हुआ। मैंने कोई तारीख, जी कोई साल। वो बोले कि मैंने, तुम्हारे चाचा हैं परमानंद जी, जी उनसे पूछो। हमारे यहाँ वो मैट्रिक पास हुई थे। आप बताइए कि 1935 से पहले मैट्रिक में वो थे। जी तो मैंने चाचा जी से पूछा, मैंने कहा चाचा जी, मैं जन्म, बोले हाँ मैं बताता हूँ। उन्होंने कहीं नोट किया हुआ था, जी उसमें था 11 अगस्त 1935, शाम जी के 4 बजे, जी और इतवार का दिन। ये उन्होंने जी शाम के 4 बजे, इतवार का दिन, इतना सब जी नोट करते। मैंने कहा तो वहीं थोड़े बहुत हम काफी देर वहीं रहे। फिर जी उन दिनों होता ये था दिनेश जी के, हमारे जो लोग थे पंजाब के, वे इधर आया करते थे यूपी सीपी वगैरह में। तो मेरे पिताजी जो हैं, वो अपने कुछ सालों के साथ, मतलब मेरे मामाओं के साथ, इधर यूपी में गोंडा बस्ती में आया करते थे। जी वो व्यापार ये करते थे कि कुछ लेन देन का व्यापार हुआ करता था, और कुछ कपड़े का व्यापार हुआ करता। वो यहाँ से लाते थे और जी इधर यूपी वालों को दिया करते थे। फिर जी 2-3 महीने वहाँ रहते थे, फिर जी वापस आ जाते, फिर वसूली के लिए आया करते थे। जी ऐसे हमारे मौसा थे, जी वो रायपुर रायपुर बेमेतरा, कवर्धा, उधर आया करते थे। जी तो इस तरीके से वो लोग कहा करते थे कि हम पूछते थे वो कहाँ गए हैं, मामा मेरे कहाँ गए हैं। तो बोलते थे हनूर गए हैं। हनूर मतलब हिंदुस्तान। तो हम्म हनूर गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई, हनूर पता चल रहा कि हनूर क्या होता है। तो हमारे कुछ रिश्तेदार, जैसे मेरे पिताजी और मेरे मामा जी, ये गोंडा बस्ती की तरफ आया करते थे। मेरे जी मौसा थे वो रायपुर आया करते थे। मेरे एक और मौसा थे वो दिल्ली आया करते थे, उनके लिए हनूर हुआ करता था। जी तो इसलिए थोड़े से हमारे कनेक्शन थे हमारे पिताजी के इधर भी। जी तो बचपन में समझे कि 5-6 बजे तक हम वहाँ हालिया में रहे। उसके जी बाद मेरे चाचा जी जो थे वो रावलपिंडी आ गए। जी रावलपिंडी में वो पोस्ट ऑफिस में काम करने लगे। तो मेरे पिताजी से कहने लगे, ये तुम हनूर वनूर छोड़ो, अब हमारे पास यहाँ बैठो, हम यहाँ काम करेंगे। तो हम लोग फिर रावलपिंडी में ही रहने लगे। मेरे पिताजी भी रावलपिंडी में ही रहने लगे। वो अपना कुछ काम किया करते थे। और हम लोग महीने में एक बार पंजा साहब जरूर जाते थे, जो रावलपिंडी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पंजा तो इस साहब के तरह साथ से। मेरी भी एक थोड़ी सी बात जुड़ी हुई है, मैं जोड़ देता हूं कि जी। मेरे पिताजी की पैदाइश पंजा साहब की है। अरे वाह, हसन अब्दाल से कहते हैं। जी 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 हाँ जी हाँ, जी जी जी, अच्छा अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा है। जी 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 मैं उसके बाद और आऊँगा। मैं फिर जी 7 बार गया था पाकिस्तान। जब मैं फिर उस पर आऊँगा तब आऊँगा। अभी तो हम जी रावलपिंडी तक पहुँचे हैं। तो जी रावलपिंडी में हमें जो चीज़ें, कई चीज़ें याद हैं। जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था डेनिस स्कूल। ओके और हम लोग रहते थे, उसका नाम था तोपखाना बाजार। और जी उसके साथ था 22 नंबर चुंगी। 22 नंबर चुंगी को एक उत्तम सिंह दुग्गल नाम के इंडस्ट्रीज थे, उनके नाम से जानी जाती थी। तो हम जी उनके पड़ोस में रहते थे। तो स्कूल जाना, और जब स्कूल जाते थे ठंडी सड़क से हो जाया करते थे। जी ठंडी जी सड़क रावलपिंडी का मतलब है कि जो सेना अध्यक्ष वहाँ होते थे, आजकल जो अच्छा सेना अध्यक्ष वहीं रहते हैं, जी उसको ठंडी सड़क कहते थे। तो हम स्कूल जाते थे वहाँ पर, ठंडी सड़क से होकर छोटी सी थी, बस पे जाया करते थे। तो मज़ा आता था। अब ये हुआ ये कि दिनेश जी के 1947 में विधिवत विभाजन से पहले जी मार्च या अप्रैल में एक तूफान सा आया, फिर जी दो संप्रदायों में। और हम लोगों को कुछ कैंपों में रहना पड़ा। करीब जी जी 20 जो हिंदू और सिख थे, उनको कैंपों में रहना पड़ा। तो कैंप में रहने का हमने जो है, क्या कहिएगा, वहाँ रहने का दुर्भाग्य कहिए, मौका कहिए, जो मिला वहाँ पर देखा कैसे कैसे दो एक साथ रहने वाले लोग कैसे आपस में दुश्मन होते जा रहे हैं। जी तो मेरे पिताजी का मन डोल गया, चाचा जी का भी। तो बोले अब तो
मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। जी। तो मेरे पिताजी के साथ एक मुसलमान काम करते थे, तो उन्होंने कहा तुम क्यों जाते हो, तुम्हारे एक ही बेटा है, उसके बाल कटवा दो और तो हमारे हम्म, पास रहो। तो हम्म, मेरे पिता का माथा ठनका, बोले यहाँ तो खतरा है रहना। चाचा जी मेरा ट्रांसफ़र हो गया बम्बई, पोस्ट ऑफिस में थे। तो पिताजी ने फिर तय किया कि हम 5 अगस्त को निकल चलते। 15 अगस्त को ये विधिवत होना था, तो हम लोग 5 अगस्त को रावलपिंडी से निकल के 7 अगस्त को गोंडा बस्ती के पास एक स्टेशन है, एक जगह है, उसका नाम है टिनिच, उसे लोग आमा बाजार भी कहते हैं। तो वहाँ हम लोग आ गए, मैं, मेरे पिताजी और मेरी माता जी, बाकी कुछ और रिश्तेदार भी बाद में हमसे आकर जुड़े थे। तो इस तरीके से आए। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि शायद अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई थी। जी। जी बताइए। मेरे पिताजी का नाम अमरनाथ जी था और मेरे दादाजी का नाम गोविंद राम जी थे। मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जो सिक्खी धारण की है। हम जी लोग मानते गुरुद्वारों को थे, हम लोग सिख धर्म को ही मानते थे, लेकिन विधिवत सिख मैं बना। जी अब जी उसका एक जी जी छोटा जी। सा प्रसंग ये है कि हम जब हालिया में रहते थे तो हमारे घर के आगे जो था गुरुद्वारा था, तो मैं हम्म। गुरुद्वारे में जाया करता था। तो हुआ एक एक प्रसंग किसी वक्त है, गुरु गोबिंद सिंह के बारे में, उनके बेटों के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में, उनकी दिलेरी के बारे में। तो मैंने तय कर लिया कि मैं सरदार बनूंगा। मेरे पिताजी ने जी बहुत जी मेरे पिताजी ने बहुत मना किया, घर में ना ही बुला लिया। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो सरदार ही बनूंगा। तो जी। मैं बचपन से, मेरा नाम त्रिलोकनाथ था, त्रिलोक नहीं, त्रिलोकनाथ था। और जब मैं बन गया तो त्रिलोक सिंह बना। फिर मैं त्रिलोकदीप त्रिलोक। कैसा बना, जी ये बात जी है। जी 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 जी। तरीके से। तो मैं जैसा बता रहा था, 7 अगस्त को हम लोग टिंच आ गए। वहाँ दिक्कत ये हुई कि मैं, जो मेरी पढ़ाई थी वो उर्दू में हुआ करती थी, अंग्रेजी जी और उर्दू। जी। हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो हम लोग 2 साल वहाँ रहे टिनिच में, और 2 साल में दो हादसे हुए। एक तो ये हुआ कि मेरी बाईं आंख में किसी हलवाई के दुकान के कुछ चीज़ पड़ गई, तो मेरी वो आंख जाती रही। आजकल मैं एक ही आंख से काम चल रहा हूँ। ओ। उस वक्त वैसे, उस वक्त उस तरीके की डॉक्टरी भी नहीं थी जी और ना ही कोई ऑपरेशन का हो सकता था। तो वो मेरी आंख में, बाईं आंख में आज भी जी एक एक सफ़ेद सा स्पॉट है, जो मुझे उस दिन की याद करता है। जी। एक ये आते साथ ये हुआ। दूसरा, मेरे पिताजी को बिच्छू काट गया, ओ। और कोई जहरीला बिच्छू था। तो उनको हम जगह जगह ले घूमते रहे। 3 या 4 या 1 हफ्ते बाद में होश आई, तो समझ में आया। तो हमने कहा ये जगह हमारे लिए मुफीद नहीं है। तो हमारे एक रिलेशन थे रायपुर में, जो आज जी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की तो उन्होंने, राजधानी जो है। हाँ, तो उन्होंने कहा यहाँ हमारे पास आ जाइए। तो हम वहाँ चले गए। और फायदा वहाँ रहने का मुझे ये हुआ कि मैंने उर्दू से हिंदी वहीं सीखी, यूपी में। जी तो जब हम लोग रायपुर आ गए, ये 1949 की बात है। जी तो मतलब 47 से लेके 49 के पहले, कुछ समझे मार्च अप्रैल तक हम इधर आ गए, रायपुर में। तो रायपुर में फिर वही, आप ये देखिए दिनेश जी कि मेरा स्कूल कितना खराब हुआ। 2 साल उधर बर्बाद हो गए, जी जो आमा बाजार बस्ती टिनिच में रहते थे। जी यहाँ पर जब हम आए तो मैं जब रावलपिंडी चला था, छठी क्लास में पढ़ता था। जी। तो यहाँ 1949 में फिर मुझे छठी क्लास में बैठना पड़ा। वो ओ। ये कहने पड़े कि हिंदी आपको आती नहीं है, अब अपना हिंदी सीखिए। तो आइए सब हम छत्तीसगढ़ में, मतलब 1949 में मैं फिर 6 क्लास में दाखिल हुआ। तो ये हिंदुस्तान आने की वहाँ से ये कथा है। अब रायपुर में मैं पढ़ा। रायपुर में यहाँ हादसा हुआ 1952 के दिन, बैसाखी दिन थी, 13 अप्रैल 1952। हाँ, रायपुर में जो पंजाबी लोग थे, सरदार लोग थे, बैसाखी मनाया करते थे कहीं बाहर, मेले की तरह।
तो हम लोग सब गए, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, हम तीनों थे। तो गए हम लोग। बैसाखी में रिश्तेदारी थी हमारी। कुछ लोग फालिया वाले भी थे वहाँ पर, कुछ कैलू वाले लोग, मेरे निहाल भी के लोग भी थे। तो सब हम लोग अच्छी खासी बैसाखी मनाई। और शाम को हम लोग जब घर आए तो अचानक रात को मेरे पिताजी के सीने में दर्द हुआ और उनका निधन हो गया। उनकी उस समय 38 साल की उम्र, 38 साल की उम्र, जी जी जी, बहुत यंग एज थी। भाई यंग एज में थे, तो निधन हो गया। मेरी पढ़ाई चल रही थी। चलिए फिर पढ़ाई मैंने शुरू रखी। तो लिखने पढ़ने का शौक मुझे 10वीं क्लास से, 9वीं क्लास से शुरू हो गया था। जी जी इसका भी एक बात, उसी वजह यह है कि हमारे एक हिंदी के टीचर थे, उसका नाम था सौराज्य प्रसाद त्रिवेदी। जी। वो हिंदी भी पढ़ाते थे और शाम को एक अखबार निकलती थी, दैनिक महाकौशल। ओके। वहाँ काम वहाँ काम भी अच्छा किया करते थे। अच्छा। दैनिक महाकौशल के जो मालिक थे पंडित रविशंकर शुक्ला, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, जी 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 वो थे। और उस वक्त जो प्रमुख संपादक थे वो उनके बड़े बेटे श्यामाचरण शुक्ल थे। जी 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 जी, बहुत फेमस नाम रहा है विद्याचरण शुक्ल हाँ, और श्यामाचरण शुक्ल का। विद्या तो मेरा दोस्त था, उसके ऊपर बाद में आऊँगा मैं। जी तो एक दिन वो कहने लगे, हमारे मास्टर जी के कहने लगे, तुम कुछ हिंदी में ठीक ठाक लिख लेती हो, तो मैं चाहता हूँ तुम इस सब्जेक्ट पे लिखो, आदर्श विद्यार्थी पे। तो एक मैंने लिख के दे दिया, उन्हें उन्हें पसंद आया। तो 2 दिन बाद महाकौशल अखबार लाख में देते हैं, बोले ये तुम्हारा आर्टिकल छपा है। मतलब 1952 में मैं पहला जो आर्टिकल छप गया। जो जो मैंने लिखा जी। मास्टर जी के लिए, उन्होंने वो महाकौशल छपवा दिया। वाह क्या बात है। बोले आओ तुम्हें महाकौशल ले चलता हूँ। अब ये सुनिएगा मजेदार किस्सा है। जी तो महाकौशल में गए, तो जो संपादक थे, प्रधान संपादक थे अलग, जो संपादक थे उनका नाम था वैशम पांडे जी। जी। वैशम पांडे। हाँ जी, काफी बड़ा नाम सुना हुआ था। ये हमारे मास्टर जी मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने मुझे हिंदी में और पढ़ने के लिए प्रेमचंद की किताबें दी, शरद चंद्र की दी, अज्ञे की दी, जी शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। तो देने के बाद बोले आओ तुम्हें वैशम पांडे से मिलता है। वैशम पांडे से मिलने के बोले ये त्रिलोक सिंह हैं, हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो इनका आपने लेख छापा था। बोले हाँ। तो इनको मैंने ये सब पढ़ने को दिया हुआ। तो बोले शेखर, अज्ञे अज्ञे को जानते हो तुम? मुझे पूछा। मैंने कहा जी वो किताब से पढ़ कर जाना। बोले बैठिए। अज्ञे मेरे साथी थे। जी मैंने कहा कैसे? बोले सुनो, उसे पढ़ा तुमने शेखर में? वो क्रांतिकारी थे और मैं भी क्रांतिकारी था। और हम 4 लोग एक टोली हुआ करती थी, जी विमल प्रसाद जैन, वात्स्यन, विद्याभूषण और मैं। जी और हम लोगों को दिल्ली षड्यंत्र केस में अंदर धरा गया था। और उसके और वात्स्यन जो थे, जो अज्ञे, वो बम बनाया करते थे, जी साइंटिस्ट थे वो। जी बोले जब तुम्हें कभी मिलो, और हम सबसे खूबसूरत अज्ञे थे। जी मैंने कहा वो क्या? बोले भाई तुम लोग पंजाबी हो, पंजाबी तो खूबसूरत होते हैं, वो भी लाहौरी है, पंजाबी है वो। आपको मालूम है? आपको मालूम है अज्ञे पंजाबी थे? ये मुझे भी नहीं मालूम है कि सच कहा जाए तो। अज्ञे पंजाबी थे, उनकी जात बनोट थी, बनोट ब्राह्मण। हाँ 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 हाँ। और उनके ओके। दादाजी थे मूल राज, लाहौर के रहने वाले थे, अच्छा अच्छा मूल अच्छा राज। अच्छा। और ओके। उनके पिताजी थे हीरानंद शास्त्री, जी जी उनको जी जी पढ़ाते थे। वो तो अकेले थे। हीरानंद जी के 10 बच्चे हुए थे, जिसमें अज्ञे चौथे नंबर पे थे। जी तो ये उसने मुझे, वैशम पाजी ने कहा कि मान लो जिंदगी में कहीं मौका मिले और वात्स्यन को या अज्ञे को मिलो, तो उसका कद काठी ऐसा है कि बहुत खूबसूरत है, लंबा है, कम बोलता है, हम्म। लेकिन बहुत प्यारा इंसान है। तो ये मेरा अज्ञे से परिचय हुआ, थैंक्स टू माय टीचर स्वराज प्रसाद त्रिवेदी और वैशम पांडे जी। तो इसके बाद फिर मैं अज्ञे जी जब मिला, तब मैं वैशम पांडे जी के बारे में बात की। उसके बाद उस प्रसंग में बाद में आ जाएंगे फिर कभी।
तो ये पहले मेरा आपकी यात्रा ये बताइए कि रायपुर से अब अकेले दिल्ली कैसे पहुंचे? हाँ ये रायपुर जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी की टाइपराइटर सीखी वहाँ पर रायपुर में। पहले जी। अंग्रेजी की टाइपराइटर सीखी, फिर हिंदी की टाइपराइटर सीखी, और उसके बाद शॉर्ट हैंड भी सीखनी शुरू की थी। जी। होता यह था कि वहाँ पर जो टाइपराइटर सिखाया करते थे जी। उस इंस्टीट्यूट को किसी नागपुर में, उस वक्त राजधानी नागपुर हुआ करती थी, जी। 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 तो वहाँ से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था कि प्रमाणित किया जाता है कि त्रिलोक सिंह की इसने उत्तीर्ण हो गया है। इनकी जो स्पीड है 30% है, 30 शब्द है पर मिनट है। अंग्रेजी में भी ये दिया और अंग्रेजी हिंदी में भी, तो जी। दोनों मैंने जी। पास कर दिया। जी। तो रायपुर छोड़ने से पहले मैं 1 साल पर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिस में भी काम किया था, डायरेक्ट वन अच्छा। संरक्षक विभाग जो है रायपुर का, वहां भी एक साल काम किया था। किस पोस्ट पे काम किया वहां पे? वहाँ तो लोग कलर का ही काम करते, टाइपिस्ट ही हो सकते थे हम। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को टाइप किया करते थे हम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उस टाइम आपकी उम्र क्या थी जिस टाइम आप वन विभाग में गए? वो था 19 साल। 19 साल, बहुत यंग एकदम। जी, जी, जी। जी हाँ, 19 साल में थे। वहां से फिर मेरे चाचा जी रायपुर दिल्ली आ गए थे, उनका ट्रांसफर बम्बई से हो, तो उन्होंने कहने लगा तो बेटा वहाँ क्यों बैठे हो, यहीं आ जाओ। तो यहाँ रायपुर बहुत हमारे छोटा रिश्तेदार, था ना, रायपुर हाँ बहुत छोटा छोटा नहीं था उस उस वक्त, समय, उस वक्त गाँव टाइप छोटा का नहीं था। था लेकिन नहीं बड़ा अच्छा था, मुझे बहुत मन था। हाँ अभी मुझे याद था, बूढ़ा पड़ा जाता हूँ विद्या भैया से कैसे मिलते थे पहले हम, अब क्या फिर विद्या भैया के बारे फिर हम आएंगे, बड़े बड़ा जी, जी, प्यारा जी। मिल दो, बड़ा प्यार करते थे। वो तो चाचा जी मेरे कहने लगे तुम दिल्ली आ जाओ, इधर मेरे मौसा कहने लगे तुम रायपुर रहो, मेरी बुआ के लड़के ने रायपुर रहो। मेरा हुँ। मौसा एक बेमेतरा चले गए, बोले बेमेतरा चलो हमारे पास आओ, तो इस तरीके से वो मेरे चाचा जी नेचुरली मेरे, उनका अधिकार था पहले ही, तो जी। उन्होंने वो ऐसे करते थे कि मैं आके उनके सिर पे ना रहूं, तो वहां से कुछ मुझे अखबारों में जो वो निकल करते थे रिक्तियां कैसे, नियुक्ति कैसे, तो उन्होंने एक मुझे भेज जिसमें एक लोकसभा सचिवालय के बारे में। जी, 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 तो जी। वहाँ मैंने एप्लीकेशन डाल दी लोकसभा सचिवालय में, हिंदी टाइपिस्ट के, उस वक्त दिल्ली में हिंदी टाइपिस्ट मिलना मुश्किल था, ओह! अंग्रेजी में मिल जाए। तो वहाँ हिंदी टाइपिस्ट की डाल। अब यहाँ भी एक और आपको मजेदार प्रसंग बताते हैं कि रायपुर से दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन नहीं हुआ करती थी। ओहो! आपको नागपुर में रायपुर से नागपुर बदलनी पड़ती थी, जीटी एक्सप्रेस। जी, जी, जीटी जी। एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस से आना पड़ता था। पहले दिन एक बार आया रह गया। उसके बाद जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया और 11 बजे टाइम दिया गया, तो मैं उसी हिसाब से रायपुर से निकला, ये सोच के कि सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा। चाचा जी के घर जाके, तो पटेल नगर रहा करते थे, उनके घर जाके तैयार होकर चला हूँ जा। दुर्भाग्य देखिए, ट्रेन लेट हो गई ओह! और 3 बजे पहुंची ओह दिल्ली। गॉड! इंटरव्यू का दिन खत्म हो गया। पता है भगवान ने मेरे मदद देनी थी, तो मैंने गार्ड के पास गया, मैंने कहा ये कागज पे लिख दो कि ट्रेन इतने बजे लेट, इतनी देर से इतनी लेट आई है। तो उसने लिख दिया। अब मैंने नई दिल्ली स्टेशन रुका। अब मैंने कहा चलो, कोई नहीं देखा, भागा सीधा लोकसभा से पार्लियामेंट, मुझे किसी ने पता बहुत नजदीक है पार्लियामेंट में, भागा भागा पर गया। तो 3:30 या 4 बजे वहाँ के रिसेप्शन ऑफिस से पहुंचा। मैंने कहा भाई भैया ये हाल है, तो उन्होंने पर्सनल डिपार्टमेंट में फ़ोन किया। उस वक्त मुझे याद है कि A K जोशी सेक्शन अफसर हुआ करते थे, तो बोले मेरे पास ऊपर भेज दो। तो उनके पास चला गया, 3rd फ्लोर में शायद बैठते थे, तो चला गया। तो मैंने उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई, तो वो समझ गए और फिर वो कागज भी दिखाया गार्ड जी, का, गार्ड वाला, हाँ। गार्ड वाला। तो बोले ये देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोला ठीक है। उन्होंने नीचे, उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी थे S L शकदर, श्यामलाल शकदर, जो बाद में जी, जी, महासचिव जी, जी, जनरल जी, हो गए, और वहाँ पर उसके बाद वो अपने निर्वाचन आयोग के वो जी, बने, जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ भी रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने शकदर, बहुत फेमस रहे हैं। वो भी थे, पहले लोकसभा में भी थे, वो लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल भी बने थे। तो वो जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त, उन्होंने कहा साहब एक ये आदमी आया, इस वो ले आओ मेरे पास। मैं हुँ। ले गया।
मैं उनके पास गया तो मैंने कहा जी, बोले ये मुझे जोशी ने बता दिया, आप बताइए। तो मैंने अपना वो सर्टिफिकेट, टाइपिस्ट वाला, मैंने कहा ये मेरा दिखा। सर्टिफिकेट है, अंग्रेजी का है, ये हिंदी का है, और मैं टाइप शॉर्ट हैंड भी सीख रहा हूँ। तो उस वक्त बहुत डिमांड हुआ करती है सब चीज़ों जी की। जी जी। बोले इसमें स्पीड तो 30 लिखी है, 30 शब्द पर मिनट। मैं हाँ। कहा मैं 60-70 कर सकता हूँ, और करीब 80-90 अंग्रेजी कर सकता हूँ। जी बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा है फिर। तो उन्होंने कहा कि खुर्शीद खान को अपॉइंट, उसने सैटरडे था, बोले इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए और मंडे को ज्वाइन कर लीजिए। जी। तो ये खुशकिस्मत, मंडे को उन्हें मुझे मतलब आया, कुदरत ने साथ नौ, दिया। नौकरी मिल गई। जी नौकरी मिल जी। गई। जब मैं शाम को घर पहुंचा चाचा जी के पास, तो पंजाबी में बोले हूं की करन आया। मैंने कहा जी गाड़ी लेट आई है, क्या क्या टेली वो तो हो गया, इंटरव्यू हो गया होगा। मैंने क्या करें, मुंह बना लिया, मजबूरी में मुंह मुंह बना लिया, क्या करता हूँ। फिर जब थोड़ा सब शांत हुए तो मैंने कहा चाचा जी हो गया है मेरा अपॉइंटमेंट, मुझे परसों से ज्वाइन करना है। बोले क्या, कैसे? तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। बोले ये वाहेगुरु की कृपा है, नहीं तो कभी सोच भी नहीं सकते आपका इंटरव्यू निकल जाए और सब हो जाए, और आप ये शाम को जब 1900, दफ्तर बंद होने। ये त्रिलोक जी, ये 1965 की बात है? ये नहीं जी, कहाँ जनाब, कौन से साल की जनाब बात है? ये 1956 की बात है। 1965 तो मैंने छोड़ी थी। अच्छा, 1956 की बात है ये। 1956 से लेके ओ, 1965 तक में था। तो करीब 9 1956 का साल। मतलब यह है, 1900 उसके 1956 का मतलब पहली लोकसभा में आया था। हाँ 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 पहली हाँ। लोकसभा में जब एम एन कौल सेक्रेटरी जनरल थे, और एस सर शरदे जॉइंट सेक्रेटरी थे। जॉइंट लोकसभा सेक्रेटरी। छोटी सी हुआ करती, जब थोड़ा सा और भी, अब हमने मुझे छेड़ जी दिए जी तो सुनिए। जी जी मैं जी। लोगों से कहता हूं, मुझे छेड़ा मत कीजिए, जब छोड़ देते हैं अब क्या कीजिएगा। एक ये जो गोल देख रहे हैं बिल्डिंग, जी पार्लियामेंट हाउस की, जी इसमें लोकसभा हुआ करते थे, इसमें राज्यसभा हुआ करते थे, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हुआ करते थे, और सबसे मजेदार बात, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हुआ करता था। ओ, इसी बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हुआ। किस साल में? सुप्रीम कोर्ट, 1956 में? मैंने 1956 की बात, 56 जब हाँ। ज्वाइन किया, तो इस जी छोटी सी गोल बिल्डिंग में लोकसभा, राज्यसभा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या बात है। तो हम उस पार्लियामेंट में आए थे। तो 56 में हम आए, और नौकरी लगे, उससे पहले लोकसभा चल रही थी, और अयंगर साहब जो थे वो स्पीकर थे, और जी सरदार हुकम सिंह डिप्टी स्पीकर थे। तो दूसरी लोकसभा में पूरा मैं वहां रहा, तीसरी लोकसभा में आधा रहा, मतलब जी 1957 से 1962 तक लोकसभा में था। जी जी 1962 से 65 तक मैं लोकसभा में, और जी 1 जनवरी 1966 को मैं दिनमान में आया था। इस जी बीच में जी। क्या है वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि मैं वो मैं दिनमान, मैं मुझे मुझे इससे पहले, जिससे पहले कि मैं दिनमान में आऊं, दिनमान में तो आऊंगा, मुझे पहले, नहीं, सबसे मैं पहले दिनमान में लोकसभा आने के से अंदर जो पहले, आपका अनुभव, वो सुनना चाहूंगा मैं। हाँ, वो दिनमान में आने से पहले बहुत चीजें लोकसभा ने मुझे दी, लोकसभा ने, ये मेरी वही मैं बहुत वही मैं किस्मत सुनना चाहूंगा, वही दर्शक जानना चाहेंगे। है। लोकसभा में आए, जिस पहले जिस ब्रांच में मुझे रखा गया उसका नाम था प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन, पीएमबी उसका। उसका जी ये मतलब था कि जितने प्राइवेट, सरकारी मिनिस्ट छोड़ के, वो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स जो हैं उस पर जी वो डील करती है। तो जी उसमें जितने भी उनके रेजोल्यूशन या बिल आया करते थे, तो हम लोग उसमें देख के फ्राइडे को पीए मतलब प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस बिजनेस हुआ करता था, तो उसमें हम लोग जी मेंबर्स के जो रेजोल्यूशन या बिल्स हुआ करते थे उसमें डिस्कस हुआ करते थे, उसको हम लोग दिया करते थे। जी उसकी एक कमेटी हुआ करती थी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड, जिसको टाइम स्लॉट अलाट करती थी। उस अला- उस कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, वो डिप्टी स्पीकर हुआ करते। जी तो मैं उस कमेटी में जाया करता, एक अपना असिस्टेंट और एक मतलब सेक्शन ऑफिसर, और मैं दोनों जाया करते थे। जी तो जो पहले मेंबरों को लेकर पकड़ के लाना, उनसे कराना, तो लकली सरदार हुकम सिंह के साथ अपने वाइफ मिल के बात हो गई। जी तो जब आए तो इनको मैं लेने के लिए जाऊं,
सरदार हुक्म सिंह जी को। मैंने कहा ये जी मीटिंग हो रही है। बोले मेंबर आ गए, मेंबर आ गए ने। मैं कहा जी आ गया। तो एक बार मैं सरदार हुक्म सिंह जी को लेके आ रहा था सेंट्रल हॉल से, जब निकला उनके दफ्तर की तरफ, तो सेंट्रल हॉल में अचानक एक बंदे ने आवाज दी, सरदार साहब, सरदार साहब। तो सरदार जी हुक्म, जी रुकिए, हाँ फिरोज बोलो। फिरोज गांधी, जी जी फिरोज जी गांधी जी। बैठे हुए थे। बोले हाँ बोले, सरदार साहब आपसे मिलना है। तो मैंने, ये मीटिंग खत्म हो जाए आप आ जाइए मेरे पास। तो आप हम्म। पूछने क्या करते हैं? फिरोज जी, फिरोज गांधी। मैंने कहा ये कौन? बोले अपने पंडित नेहरू का जवाई फिरोज हाँ गांधी। हाँ 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 हाँ, फिरोज गांधी, इंदिरा जी हाँ, का सरदार हस्बैंड। जी। हाँ बोले तो मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ इतना कहते प्यार करते हैं बंदा, बड़ा प्यारा बंदा, बड़ा खूबसूरत आदमी था, बहुत ही खूबसूरत। वो असम की महारानी के साथ बैठे हुए थे, गपशप मार रहे थे, तो मिल गया मुझे। तो क्या क्या नाम था छोटी सी असम की महारानी का? मृदुला देवी या क्या था, जी मैं जी बता दूंगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी जी देर में जी आ जाके। जी तो गपशप मारे तो आए, तो फिर मीटिंग वूटिंग सरदार हुक्म सिंह से हुई, फिर हम टाइम में लिए चले गए तो करते थे। तो ये 3 4 प्रसंग आपको बताऊंगा जी लोकसभा जी के। नंबर एक, जब मैं लोकसभा में आया तो मैं हायर सेकेंडरी पास था, मतलब यहाँ उस वक्त 11वीं में हायर सेकेंडरी मानी जाती थी जी जी रायपुर जी में। जी 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 तो पहले साल से पहले मैं काम किया कि प्राइवेटली मैंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम किया 57 में, जी 57, तो क्लियर हो गया। उस वक्त दिल्ली में एक कॉलेज चलता था शाम का, उसका नाम था PU कैंप कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंप कॉलेज। जी उसका उद्देश्य ये था कि जो भी लोग उधर से आए हैं, मतलब जो पाकिस्तान बनने के बाद इधर आए हैं, उनकी मदद के लिए एक कैंप कॉलेज खोला जाए। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय था वो लाहौर था, तो लाहौर से जो पढ़ के लोग आए थे, तो उनको आगे पढ़ाई जारी करनी है, तो इसलिए उन्होंने पंजाब के अलावा दिल्ली में एक कॉलेज खोला था जिसका नाम जी था PU कैंप कॉलेज। जी जी तो जी मैंने दाखिला ले लिया, BA ऑनर्स BA कर लिए। जी जी जी। और मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ एक दिन 1 साल या 2 साल पहले थे विजय कुमार मल्होत्रा, जो दिल्ली में हाँ CEC हाँ रहती थी। हाँ हाँ, ये किस वो साल भी की बात है जब दाखिला लिया आपने? 1957, 57, 57 की बात है, ओके। 57। वो इंटरमीडिएट कर लिया मैंने 57 की, उसके बाद ये जी दाखिला ले लिया मैंने। तो यहाँ पे पढ़ने लगा, सुबह लोकसभा जी और शाम को यहाँ पर, जी और रात को 11 बजे घर पहुँचने से। जी। अब यहाँ पर मज़ा आता, पढ़ाई हुई। कैंप कॉलेज था पंजाब यूनिवर्सिटी का, पढ़ाते थे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा उन्होंने आपस में तय कर रखा, अरेंजमेंट किया था। अरेंजमेंट किया था। और उस वक्त जो मुझे, मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट था, और जी मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेने जी की सलाह दी थी, जिसका नाम था फ्रैंक ठाकुर दास। जी बहुत मशहूर आदमी है। जी। और कौन से कॉलेज का था, अमिताभ बच्चन का गुरु था वो भी। हाँ, ओके। कौन से स्कूल में, दौलत राम या किस स्कूल में था वो, उस माल वहां से आया करता था, लेकिन ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। वो इसलिए, वो पंजाबी था, फ्रैंक ठाकुर दास, पंजाबी क्रिश्चियन था, जी जी लंबा, जी। बहुत चौड़ा। तो मुझे कहने लगा, यार तू ये दस, तू हिंदी मीडियम क्यों लिखना है? हाँ मैं, हाँ तुम हाँ हिंदी हाँ। मीडियम में क्यों लिखते, अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते? मैं कहा यार मैंने पढ़ के आया हूँ हिंदी मीडियम। बोले कोई गल नहीं, मैं तेरी मदद करूँगा। पंजाब, वेरी काइंड हार्ट पर्सन। वो मुझे बाद में पता, वो रंगमंच का आदमी था, वो डांस का आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी था। हाँ किसने अमिताभ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो उसकी मेहनत, उसकी वजह से मैं BA ऑनर्स कर, अकेला बंदा था जो 1959 में, 59 में BA जी। ऑनर्स कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बीच यार सुनिए साहब, बहुत बढ़िया, तो मैं सुनिए अभी। मैं माँ बाप का अकेला लड़का, जी पिताजी की डेथ हो गई, माँ अकेली, पंजाबी आप भी, पंजाबी मैं भी हूँ। मेरी माँ कहने लगी, तेरा प्यो चला गया, मैं तेरे बाप कह, मैं अकेली की करांगी।
मुझे कुछ हो गया तो मैंने क्या करूं, शादी करूं। अच्छा। 22 साल की उम्र में 1957 में सितंबर को मेरी शादी भी हो गई। जी। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया। मैंने पढ़ाई भी की, 1959 में पास किया बीए चंडीगढ़ पास हो में। गए। हाँ, बी ऑनर्स चंडीगढ़ में डिग्री लेने गए। एनवी गाडगिल गवर्नर थे, चांसलर थे, उनसे डिग्री ली। उसके बाद एक और सनक सवार हुई कि पीसीएस करना, आईएएस करना। हम्म। तो साहब, हम भी आपके साथ आप ही की तरह होते लेकिन हो नहीं पाए। पीसीएस 3 बार क्वालिफाई किया, वो पंजाब जी। हरियाणा के एक ही वक्त था, लेकिन इंटरव्यू मार खा गए। आईएएस एक बार क्वालिफाई किया रिटर्न में, लेकिन हम आपकी तरह होशियार नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आप तो साढ़े साढ़े गुरु हो। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो सानू मिल रहा है वो सानू पता है। और नहीं हुआ, नहीं हुआ साहब, किस्मत नहीं था। अब क्या करें, जैसा चस्का था लिखने पढ़ने का। सरदार हुक्म सिंह जी के पास गए। मैं कहा सरदार जी, सरदार जी, सरदार साहब, वो जो तुसी लिख दो ना, वो विदेश से जब आके एक इनके अखबार होते थे स्पोक्समैन वीकली, उसके लिए अपने वो संस्मरण लिखा करते थे। मैंने कहा जी वो कुछ आपके जो संस्मरण है उसको मैं हिंदी में छपवा दूं तो क्या रहेगा। और तू हिंदी जानना है? मैं कहा हाँ। अच्छा, कर ले, तू कर ले, कर ले, कर ले। तो मैंने कहा उनके संस्मरण किए, लगातार धार्मिक में छपे, तो उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बनी में, नवनीत में। तो किसी ने सरदार जी बोले, सरदार जी आपने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। और कहा मुंडा है ना, मुझे तरफ एक मीटिंग में कह रहा था, "ये मुंडा है, इन्हें कहता है आप तो सुना पंजाब में भी लिखते हैं।" और इसी ने किया होगा। तो मतलब उर्दू से हिंदी सीखी, हिंदी से गुरमुखी भी मैंने सीखी। तो मैंने जब सब जगह रिजेक्ट हो गया, ना पीसीएस ना आईएएस, फिर मैं कहा चलो भैया अपने इलाके में चलो। तो इस जी। तरीके से हमने ट्रांसलेशन सरदार हुक्म सिंह जी से शुरू की। जी। उनकी किताब भी छपवाई, वे वे देश वे लोग। हाँ, वे देश वे लोग। और पंजाबी में कई देश कई लोग, वो भी छपी। हाँ, अब एक इसके साथ एक और जुड़ता है। जी। आगे यहाँ पर भी आएगा, क्यों जुड़ता है बताता हूँ मैं। पहले एक एक चीज पूछनी चाह रही थी जो हाँ, मैं इसी मुझे में इसी इंटरेस्ट हुआ। इसी 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 चीज में, इसी लोकसभा की चीज आ रही है। हाँ लोकसभा का ही हाँ, इस। एक एक्सटेंशन है। हाँ। एक्सो का एक्सटेंशन ये है कि जब मैं सरदार हुक्म सिंह के सब ट्रांसलेशन करनी शुरू कर दी, छपनी शुरू हो गई, तो एक दिन मैंने देखा कि किसी पंजाबी अखबार में छपा था कर्नल नरेंद्र पाल सिंह के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में छपा। बहुत अच्छा मुझे लगा अफगानिस्तान, क्यों मैं अफगानिस्तान का, हम लोग रावलपिंडी के रहने वाले थे, पेशावर तक तो गए ही हुए थे, तो जी। सुना था कि साथ था। तो मैंने देखा, लिखा, देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं उसको हिंदी में करना चाहता हूँ। बोले कहाँ काम करते हो? मैंने कहा लोकसभा में। बोले आ जाओ। मैं कहाँ? बोले राष्ट्रपति भवन। मैंने कहा वहाँ? बोले मैं डिप्टी डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी हूँ, राष्ट्रपति जी। डॉक्टर राधाकृष्णन का। ओ। मैं आगे से जोड़ रहा हूँ आपको, देखिए कैसे जोड़ता हूँ, आगे से जोड़ूंगा आपको। तो उनके पास गया, उन्होंने कहा, बोले तुसी हिंदी करते हो? मैं क्या, हाँ जी मैं सरदार हुक्म सिंह दा कर। अच्छा 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 अच्छा, ओ अच्छा। उन्होंने कहा "तो क्या क्या?" मैंने कहा ये पंजाबी में आपकी पढ़ी है? तो बोले हाँ कर लो। फिर उन्होंने अपन किताब दराज खोला, एक किताब दी, उसका नाम था आर्याना। हाँ हाँ। आर्याना का मतलब कि आर्यों का देश, जो बहुत 3 साल तक वहाँ पोस्टिंग करके आए थे, जी। मिलिट्री सेक्रेटरी थे एम्बेसी में। तो उन्होंने किताब लिखी थी जो कि पूरे अफगानिस्तान के टूर करने की थी। बोले इसमें इतनी तुम्हारे बहुत करीब 8-10 आर्टिकल बन सकते हैं। उसको मैंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया, वो भी हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वगैरह और इधर में कोई छपा। वो बोले घर आओ। घर चले गए। तो जिस लेडी से उन्होंने मिला, उसका नाम था श्रीमती प्रभजोत कौर, ओ। पंजाबी की बहुत बड़ी कोटरी, जी 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 जी। और बहुत बड़ी कवित्री थी। और
बहुत बड़ी अवार्ड मुझे मिले, वो भी मैं आऊँगा उस पर। तो उन्होंने कहा, वो तो अपने ऑफिस चले जाते, इनके पास इनकी मैंने कुछ कविताएं शुरू कर दी ट्रांसलेट करनी, कुछ जी छपी, कुछ सुषमा एक अखबार निकली करती थी, शमा वालों की हिंदी में अखबार होती, मैगजीन तो सुषमा, उसमें भी जी छपी। तो एक दिन ऐसे पूछा कि तेरे घर कौन कौन है क्या? मैंने कहा जी मैं तो अकेला माँ बाप का बेटा हूं। तो फिर बैठ जा मेरे पास। प्यार हो गया। तो बात बात में पता चली ये 7 बहनें हैं, इनके एक भाई था, तो उसकी किसी हादसे में डेथ हो गई। तो उसी पता नहीं क्या उसे भावावेश में आके मेरा हाथ पकड़ा, तो आज तो मेरा वीर तू, हम्म आज तो मेरा तू ही मेरा भाई है, ऐ रखड़ी बन। तो वो दिन, और उनके डेथ हुई 3 साल पहले हुई है, उसका दिन, वो मेरी बहन रही। किसी को नहीं मालूम था कि रूप मुंह बोली बहन है, राखी बहन है। वो लोग कहते दीप जी की बहन प्रभजोत कौर। प्रभजोत कौर और नरेंद्र पाल सिंह एक ऐसी जोड़ी है जिन दोनों को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, जी जो दोनों पद्मश्री भी हैं, जो पंजाबी की एक बहुत बड़ी हस्तियां हैं। जी। तो ये उनसे मुलाकात हुई। फिर 1964 की बात है, अभी मैं मैं वहीं पर थोड़ा नहीं था थोड़ा लोग तो। थोड़ा सा पहले पीछे चलूंगा मैं, कि जब आप हाँ, लोकसभा में थे तो मैं थोड़ा सा वहां फिर पे, ये भी कि किन लोकसभा का किन ही है। लोगों किन किन लोगों से मुलाकात हुई इस दौरान में, पंडित जी से या बाकी कुछ महान व्यक्ति थे उस अच्छा लोकसभा में, अच्छा अच्छा कुछ उन अच्छा अच्छा मुलाकातों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिए हमें, अच्छा बाकी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। वो भी और मतलब अब साहित्य से हट के आगे नहीं, का नहीं आना मैं चाहता। साहित्य से हटा नहीं हूँ, मैं अपनी एक यात्रा पर चल रहा हूँ आपके साथ में। ये बेहतर, यात्रा बहुत मेरे अच्छा। लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इसको कई अंकों में पूरा करूंगा, सिर्फ इस अंक में पूरा नहीं करूंगा। और मैं उस यात्रा को संजो लेना चाहता हूँ हमारे चैनल पे, ताकि ये यात्रा के जो क्षण हैं, जो हमारी यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, वो अमूल्यवान है, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा, वो मेरे लिए प्रेशियस है, वो हमारे चैनल के लिए भी प्रेशियस हैं। तो शुक्रिया शुक्रिया। उसके ऊपर जाना चाहते हैं। हाँ, आपको सरदार हुकम सिंह से मुलाकात की बता दी मैंने। हाँ, मूल्यवान चीजें सरदार हैं। हुकम सरदार हुकम सिंह केवल 1977 से 1962 तक स्पीकर तक की नहीं रहे। 1962 से भी जब स्पीकर बने तब भी मैं था। और मुझे खुशी है कि कुछ समय तक मैं उनका सेक्रेटरी भी रहा, स्पीकर का। जी और जब तब मैं लोकसभा के अंदर गैलरी गैलरी में नहीं, बाहर लॉबी में था, जब उन्हें स्पीकर बनाया गया। थोड़ा सा हुकम सिंह के बारे में ये बता दूं, जब वे डिप्टी स्पीकर थे तो वो अकाली पार्टी के थे। जो हम्म, आज ये ये परंपरा बनी है ना कि डिप्टी स्पीकर विपक्षी पार्टी का होगा, तो विपक्षी वो पार्टी का होगा। हाँ हाँ, सरदार हुकम सिंह से शुरुआत हुई थी। जी 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 पंडित नेहरू ने की थी। जी और पंडित नेहरू ने ये कहा था कि स्पीकर जो होगा सत्तारूढ़ पार्टी का होगा, और डिप्टी स्पीकर जो होगा वो विपक्षी पार्टी का होगा। और उसकी ही सीट जो है, जो प्रधानमंत्री की सीट, मतलब जो उसकी सीट के अपोजिट जो होती है, वो जी। पहली सीट डिप्टी स्पीकर की होती थी। ये बहुत बढ़िया। परंपरा पंडित पंडित नेहरू ने डाली थी, और जी पहला जी डिप्टी स्पीकर सरदार हुकुम सिंह बनाया था। वो उसके बाद फिर मास्टर तारा सिंह से इनकी बातचीत हुई। वो कांग्रेस में फिर छोड़ गए, लेकिन सरदार हुकुम सिंह अंत तक कांग्रेस में रह गए, पटियाला से इलेक्शन जीता करते थे। पंडित नेहरू जब उन्हें स्पीकर बना के, एक परंपरा होती है जब उन्हें ले जाते हैं तो जब ले जाए गए तो उन्हें स्पीकर के आसन बिठाने के बाद पंडित नेहरू ने बड़े भावावेश में कहा, आज इस सदन के लिए खुशी का दिन है कि हम अध्यक्ष की कुर्सी पे उन्हें विराजमान कर रहे हैं जो देश के गौरव हैं। ये एक सिख धर्म की ही रिवायत को आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक हमारी धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाएंगे। ये जज हैं, ये जो हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं सरदार हुकुम सिंह, हम्म, और विद्वान हैं। और इस सदन की गरिमा को, भावनाओं को, मर्यादा को समझते हैं, क्योंकि 5 साल तक डिप्टी स्पीकर के रूप में हमें देख चुके हैं। और ये सदन का सौभाग्य है कि आज हमें
इस स्पीकर के पद पर विराजमान था। ये मेरे जी आंखों के सामने बात है, सामने देखा था। जी और पूरी सदन सबके पास। पंडित नेहरू के बारे में दो तीन चार चीजें हैं। पंडित नेहरू के उस वक्त जो थे, जब मैं वहां पर था, तो पंडित नेहरू भी थे, सीडी देशमुख भी थे जो वित्त मंत्री थे, अब्दुल कलाम आजाद भी थे, रफी अहमद किदवई भी थे, अमृता राजकुमारी अमृता कौर भी थी, अमृत कौर भी थी, हाँ। अमृत कौर भी थी। जी जी जी, और हेल्थ मिनिस्टर थी ये पहली। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर थी। और बलदेव सिंह को नहीं मैं जानता था, स्वर्ण सिंह को जानता था, डॉक्टर। और ये थे अपने, बहुत लोग थे जिनको मैं जान, गोविंद बल्लभ पंत थे जिनका सिर घूमता था लेकिन दिमाग नहीं गलता था। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती थी एमसी चावला से, हाँ। जो बम्बई चीफ जस्टिस थे, उससे भी बहुत जी अच्छी जी दोस्ती, घनी दोस्ती थी। उसके ऊपर जी। मैं आपको बात बताऊँ। और डॉक्टर जाकिर हुसैन से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो हालांकि वो ओ। डिप्टी वो वाइस वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन एक किताब में उन्हें भेंट करने गया था अपनी, मेरी किताब छपी थी हम बच्चों की हमारा संविधान, उन्हें जी भेंट करने गया तो बात, फिर कहने लगे कि मिलते ना करो। पर जी हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिला करता था। तो मैंने एक पहला जब उपन्यास लिखा तो उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने ये उपन्यास लिखा है और एक दोस्ती का है दास्त, और एक लड़की और लड़के की दोस्ती की कहानी है। तो बोले बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ी नाजुक चीज़ है। बोले ऐसे अजीज बरखुरदार, जब तुम्हें जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। मैंने कहा जी, जब मैं ये मुतासिर हो जाऊंगा, तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया है, तो मैं आपकी कदम बोसी करूंगा, जी। आपके कदम चूम लूंगा। बोले मेरे अजीज, दुनिया में हर चीज मिल सकती है, अच्छा दोस्त। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हम इतनी बड़ी जिंदगी जूमा है यार, मुझे अभी भी एक अच्छे दोस्त की तलाश है। ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे सरदार हुकम से मुझे प्यार करते थे, वैसे ही जाकिर साहब मुझे प्यार। ये मेरी उस वक्त की उपलब्धि थी। बहुत बड़ी बात पंडित कही। पंडित नेहरू अक्सर बहुत तेज चलते थे। जब लोकसभा से राज्यसभा में जाना होता था तो अंदर से सेंट्रल हाउस से जाया करते थे, खूब जाते। तो एक हमारे एमपी होते उपाध्याय जी, जी तो उनको शौक था कि पंडित जी से कोई लेडीज आए, मिलाते थे कुछ कि पंडित जी का इस तरह के माना जाता है कि इस तरह का, हम तो नहीं जानते कुछ क्या होता था। तो एक बार वो थे तो झुंझला गए पंडित नेहरू। बोले क्या उपाध्याय जी, आप कुछ और भी काम है कि नहीं है ये सब कर? बोले सब दर्शन करने थे, दर्शन थे, दर्शन हो गए ना। तो एक एक और हादसा हुआ। एक हादसा ये हुआ कि पंडित नेहरू तेजी से राज्यसभा से लोकसभा के अंदर, ये बाहर की तरफ से जा रहे थे, पीएनओ मतलब गेट नंबर 1 तरफ से जा रहे थे। मैं कहीं सीढ़ी नंबर क्या नाम है, लिफ्ट नंबर 1 से मैं भी बाहर की तरफ आ रहा था। तो जल्दी से, तो एक दूसरी हमारा दोस्त था कोई, उसके पंडित नेहरू की टक्कर हो गई इससे, वो गिर गया। पंडित नेहरू खड़े हो गए, बोले उठो नौजवान। नहीं उठे, तो उन्होंने हाथ पकड़ा आगे, उठो। उन्हें उठाया। बोले कोई चोट तो नहीं नौजवान? पंडित नेहरू कहाँ, वो नौजवान कहाँ, वो घबरा गए। तो मैंने कहा पंडित जी घबरा गए। अब भी ऐसे लोग घबराएंगे तो कैसे करेंगे, हमारा मुल्क कैसे कहाँ आगे बढ़ेगा? तो इस तरह के कई हादसे, छोटे छोटे मोटे मोटे चीजें होने चाहती। वो पंडित नेहरू को हमने इतनी नजदीक से देखा था, अपनी बात भी की थी। बात, ये पंडित जी। नेहरू थी। एक बार, अब आप क्या करूं? मुझे लगता है शायद हेलो, कुछ कोई फोन फोन? कोई कैमरा अटक कैमरा गया है नहीं, शायद आपका। कैमरा नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, अभी मुझे शायद कुछ ये, जी हाँ, कुछ अटक आ गया। गया कुछ, हाँ जी जी आ जी गया। जी जी। जी कुछ तकनीकी डिफिकल्टी थी, अभी ठीक हो गया जी, अपनी बात जारी रखिए।
कहाँ था मैं, पंडित नेहरू से। जी जी, पंडित नेहरू टकरा गए, नौजवान टकरा गए थे जी, वो आपने कहा उठो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ, मुल्क जी कैसे आगे बढ़े। एक, हाँ, एक बार और हुआ। वहाँ पर कई लिफ्टें थी। एक लिफ्ट नंबर 1 थी जिसपे हम लोग भी आ जाए करते। जी। तो हमें थर्ड 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 उसमें था। नहीं नहीं, ठीक है, आप बात करते रहिए, ठीक है, इट्स फाइन। थर्ड फ्लोर तो पे हम, था हमारा। तो जी, हाँ, क्योंकि ये तो हमारा ये, जी 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 एक बार मेरे पृथ्वीराज कपूर ही मिल गए। जी तो बोले, वो राज्यसभा मेंबर थे, तो यहाँ मिल गए। तो बोले की हाल जी है जी काका, क्या तो क्या करते हो। तो वो मतलब इस तरीके से मिलते हैं। जो वो लेखनीय बात है वो ये है कि 4 नंबर लिफ्ट थी। 4 नंबर लिफ्ट पे ये मिनिस्टर और ये लोग आया करते थे। एक बार मैं 4 नंबर लिफ्ट में कोई किसी को कागज देने जाना था मुझे। तो देखा कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों खड़े हैं। जी तो हम हमने सद्भावनावश शिष्टाचार के नाते हमने काम कर लिया। बोले आइए आइए आइए। शास्त्री जी बोले, बोले इंदिरा जी हैं, बोलिए। आप लोग घबराए मत, कि क्यों घबराते हैं, हम लोग क्या हैं, आप अपने काम से कर जी रहे हैं, यहाँ काम करते हैं ना आप। मैं कहा जी हाँ। बोले कुछ अब मिलता ना कीजिए, आया कीजिए, हमें मुझसे मिलिए कीजिए। तो एक इस तरीके भी लोग थे। जी ऐसे इंदिरा जी से कई बार मुलाकात है। तो इस तरीके से लोगों से मिलना जुलना, मिनिस्टरों से मिलना या एमपी से मिलना, तो बहुत चलता रहता था। कोई हमारे, हाँ, एक और बहुत अच्छा प्रसंग याद आता है। क्या करूँ, आप छेड़ रहे हैं आप मुझे। एक प्रोफेसर दीवान चंद शर्मा हुआ करते थे। जी होशियारपुर से थे, पंजाबी थे। तो उनका आदत थी कि सोफे पे पलथी मार के बैठ जाते थे। तो सोफे गिट्ठे से थे, सोफे पे पलथी मार के बैठे हुए थे। तो उधर से पंडित निकले, पंडित जी नेहरू निकले। बोले पंडित जी, पंडित जी, बोले बोले जी प्रोफेसर साहब। बोले आपकी कितनी उम्र है। बोले ये क्या सवाल हो। बोले पंडित जी बताइए ना। उन्होंने बताया इतनी उम्र है। मेरी कितनी उम्र है। बोले आप मुझसे 4 साल छोटे हैं। आप इलेक्शन लड़ते हैं। बोले हाँ लड़ता हूँ। आप जीतते हैं। बोले हाँ जीतते हैं। मुझे ये बताए, मुझ में क्या कमी है। बोले कोई कमी, अब तो मतलब पार्लियामेंट की रूह है। बोले आप तो रूह समझते हैं, लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर नहीं समझता ना। बोले कौन। बोले, मैंने कहा वो प्रताप सिंह कह रहा हूँ। वो कहता है मैं हाँ हाँ इलेक्शन हाँ, में बुढ़ा हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, आप जिंदगी आप कह नहीं हो सकता, मैं ही बात करता हूँ उससे। तो ये जो मतलब बातें करते थे, पंडित ने उसे कह रहा हूँ वो फोन कैसे टिकट मिल गई। तो ये जो बातें थी वो पंडित वही लोग कर सकते थे। ऐसे एक और आपको याद होगा, एक राजा महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने जी अफगानिस्तान में झंडा लहराया था। अफगानिस्तान में भारत का झंडा लहराया था, उसका नाम था राजा महेंद्र। जी राजा महेंद्र प्रताप। दाढ़ी छोटी छोटी दाढ़ी की थे। वो एक बार भगत दर्शन एमपी हुआ करते थे, जो बाद में मिनिस्टर ही बने। तो भगत दर्शन हर एक से श्रीमन श्रीमन कह के श्रीमन ये हुआ, तो उसको छेड़ रहे थे। तो छेड़ रहे थे तो उधर से कुदरती ये प्रोफेसर दीवान चंद निकले। तो दीवान चंद शर्मा के बोले, ओ श्रीमन के औलाद, जिसे तू बात कर रहा है ना, ये तेरे बाप की उम्र से बड़ा है और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, जानता है तू इसे। तो ये छोटे छोटे इतने मजेदार नुक्ते आते थे आपको सुनने का। कहाँ ऐसे एमपी और कहाँ ऐसे लोग और कहाँ ऐसे मंत्री और कहाँ ऐसे प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी तो कई बार मुलाकात होती, या शास्त्री से मुलाकात होती। हम बहुत। इस बात को त्रिलोक जी जारी रखेंगे, और क्योंकि ये सिलसिला बहुत लंबा है और समय की बाध्यता को भी देखते हुए थोड़ा-सा हम इसका जो पार्ट 2 है, वो हम्म। अगले हफ्ते ही लेके आएँगे बहुत जल्दी, ताकि ये जो सिलसिला है बात का, ये टूटे नहीं। यात्रा लंबी है, हमें तो उसके बाद अज्ञेय जी के पास भी जाना है और फिर दिनमान में भी जाना है और फिर वहाँ पे जो सारी घटनाएँ घटी, क्योंकि उसके बाद भी जो राजनैतिक संवाद के सिलसिले थे वो भी चलते रहे हैं, सांस्कृतिक संवाद के सिलसिले भी चलते रहे हैं। ज़िंदगी जो थी त्रिलोकदीप जी की, तो वो तो एक यात्रा है। उस यात्रा का ये पहला हिस्सा हमने आपके सामने पेश किया है। त्रिलोक जी, हम अगले अंक में यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे आज हम अंत कर रहे हैं, और वो अगले हफ्ते हम करेंगे, दर्शकों के सामने लेके आएँगे, क्योंकि जो संस्मरण हमारे सामने आ रहे हैं ये अनमोल हैं, ये बहुत मूल्यवान हैं और
कहीं ना कहीं इनको संजो कर रखने की जरूरत है। जाने से पहले कोई आखिरी 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड में कोई आप एक टिप्पणी करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, एक तो ये है कि आपने इतनी डिटेल मुझसे बात की। मैं अगर तो इजाज़त हो तो दिनमान में आने से पहले दिनमान की, नहीं, मैं उसी वक्त बाद में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तो वो जी, अज्ञे को मैं यहीं रहते कैसे पहली बार मिला वो बताऊंगा। वो साहित्य अकादमी अवार्ड से जुड़ा हुआ है। तो मेरी जी, बहन को भी 1964 में अवार्ड मिला पंजाबी में, और 1964 में ये अवार्ड मिला अज्ञे को हिंदी में। तो जी, पहली वो मुलाकात का वो अगली बार ही शायद अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और मैं इसको नोट करके रखूंगा कि वहां पे साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिलते हैं, खासतौर से अज्ञे जी को और आपकी सिस्टर को जो पंजाबी में मिलता है, यहां से बातों का सिलसिला हम फिर से प्रारंभ करेंगे अंक 2 के अंदर, इसी श्रृंखला के। दर्शक ठीक। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वेटरन लेजेंडरी पर्सन श्री त्रिलोकदीप जी, जो कि लेखक और साथ में पत्रकार और जिंदगी की बहुत सारी चीजों को संजो कर लाते हुए, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ आए। और दर्शक मित्रों, जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ, इसी चैनल पर आपके साथ। त्रिलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अजमेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। थैंक यू।